नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। इस सेगमेंट में हम उन खास और जरूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती है। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बताया था वैध। अब एनसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को मिला नया अध्यक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस के 65वें राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब तक 6 बार वोटिंग के जरिए चुना गया है अध्यक्ष। चीतों के बाद गौर पुनर्बहाली की कवायद शुरू। 6 भारतीय गौर भेजे जा सकते हैं श्रीलंका। पशु रोग के कारण विलुप्त हुई थी यह प्रजाति। वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम हुई लॉन्च। विभिन्न उर्वरक कंपनियों को एक ब्रांड के दायरे में लाना है मकसद। 600 समृद्धि केंद्र खोलने की योजना। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट हुई जारी। भारत को 6 पायदानों का हुआ नुकसान। भारत में भूख की खतरनाक स्थिति का दिया हवाला। अब खबरें विस्तार से। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ नोटिस जारी कर जांच करने का आदेश दिया है। यह फैसला एक मुस्लिम लड़की की शादी से जुड़ा है। असल में इसी साल जून में 16 साल की एक मुस्लिम लड़की ने घर वालों के खिलाफ जाकर अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर ली थी। इसके बाद लड़की ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर सुरक्षा की मांग की। हाई कोर्ट ने शरीयत कानून का हवाला देते हुए विवाह को वैध माना और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला दिया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले के मद्देनजर लड़की के परिवार वालों ने एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का दरवाजा खटखटाया। एनसीपीसीआर ने बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के उल्लंघन का हवाला देकर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। आयोग की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का तर्क है कि यह एक गंभीर मुद्दा है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। साथ ही इनका यह भी कहना है कि एक नाबालिग लड़की का विवाह बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के खिलाफ है। ऐसे में विवाह की अनुमति देना गैर कानूनी एवं असंवैधानिक है। असल में शरीयत कानून 16 साल की लड़की के विवाह को वैध मानता है। यह कानून मानता है कि मासिक धर्म की शुरुआत होते ही लड़की बालिग हो जाती है। हालांकि राष्ट्रीय कानून इस आधार को नहीं मानता। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के तहत सरकार ने विवाह के लिए लड़की की आयु 18 साल और लड़के की आयु 21 साल निर्धारित की है। इसलिए 16 साल में लड़की की शादी को कानूनी तौर पर अवैध कहा जा रहा है। आपको बता दें कि एनसीपीसीआर को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के तहत साल 2007 में स्थापित किया गया था। आयोग 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले व्यक्ति को एक बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। इसमें शशि थरूर को हराकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीत हासिल की। कांग्रेस के 137 साल पुराने इतिहास में यह 6ठा मौका है जब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ है। आखिरी बार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए साल 1998 में चुनाव हुआ था। इस चुनाव में सोनिया गांधी ने जीत हासिल की थी। सोनिया गांधी के नाम सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड दर्ज है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस पार्टी के संविधान के अनुच्छेद 18 के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव पार्टी की विभिन्न राज्य समितियों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। गौरतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना साल 1885 में हुई थी। इसकी स्थापना का विचार एलन ऑक्टेवियन व्यूम द्वारा दिया गया था। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए पहली बार चुनाव साल 1939 में हुआ था। इस दौरान त्रिपुरी अधिवेशन में कार्यकारिणी के गठन के सवाल पर सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। इसे त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। वहीं स्वतंत्र भारत में पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव साल 1950 में हुआ था। इसमें पुरुषोत्तम दास टंडन और आचार्य कृपलानी आमने सामने थे। इस चुनाव में पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे।
G20 के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक भारत पहली बार दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करने वाला है। भारत की यह अध्यक्षता नवंबर 2023 तक के लिए होगी। इस दौरान दुनिया के प्रमुख देशों के सामने भारत ने अपनी छवि की ब्रांडिंग करने की योजना बनाई है। इसके लिए देश के भीतर 56 स्थानों पर करीब 200 से ज्यादा G20 की बैठकें आयोजित की जाएंगी। ऐसे में चर्चा है कि सरकार 5 प्रमुख बैठकों की मेजबानी कुछ चुनिंदा शहरों में करेगी। इन शहरों को मुख्य रूप से प्रसिद्ध स्मारकों और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की वजह से चुना गया है। इसमें आगरा का ताजमहल और आगरा किला, खजुराहो के हिंदू और जैन मंदिर, पुरी का कोणार्क सूर्य मंदिर और कर्नाटक के हम्पी को शामिल किया गया है। इसमें आगरा 5 में से 2 बैठकों की मेजबानी करेगा। इन्हें चुनने का मकसद भारत के संस्कृति ट्रैक पर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि इन्हें आमतौर पर देश के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले शहरों के तौर पर जाना जाता है। गौरतलब है कि ताजमहल के निर्माण की शुरुआत 1632 में की गई थी। इसके निर्माण में भारतीय और इस्लामिक वास्तुकला का उपयोग किया गया है। इसे साल 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ऐसे ही आगरे के किले को साल 1984 में इस सूची में शामिल किया गया था। इसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा 1565 से 1573 ईस्वी के बीच लाल बलुआ पत्थर से करवाया गया था। वहीं खजुराहो अपने सुशोभनीय मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इन्हें चंदेल शासकों द्वारा 900 ईस्वी से 1130 ईस्वी के बीच बनवाया गया था। खजुराहो और इसके मंदिरों का पहला उल्लेख अल-बरूनी और इब्ने बतूता की पुस्तकों में है। इन मंदिरों की नक्काशी मुख्य रूप से हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। खजुराहो के मंदिरों में कामुक भाव बहुत ही सामान्य है। इसके अलावा हम्पी कर्नाटक राज्य के विजयनगर जिले में स्थित है। यह 14वीं शताब्दी के दौरान मध्यकालीन भारत के विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में की थी। इसे साल 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय भी है। इसके अलावा कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के शहर पुरी में स्थित है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी में कराया गया था। यह मंदिर एक विशाल रथ के आकार में बना हुआ है। इसके 24 पहिए प्रतीकात्मक संरचनाओं से सुसज्जित हैं और इसमें 6 घोड़े लगे हुए हैं। यह मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है। बीते दिनों देश के 75 जिलों में DBU यानी डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत की गई। अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। आने वाले समय में इनका विस्तार किया जाएगा। इसका मकसद देश के गरीबों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। साथ ही देश के गरीब लोगों को वित्तीय समावेशन के उपायों के तहत शामिल कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। DBU को शुरू करने की घोषणा इस साल के बजट में की गई थी। DBU एक विशेष बैंकिंग व्यवस्था है। इसे मौजूदा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को किसी भी समय डिजिटल रूप में सेल्फ सर्विस मोड में देने के लिए न्यूनतम डिजिटल आधारभूत संरचना के रूप में स्थापित किया जाएगा। DBU को मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से अधिकतम बैंकिंग सेवाएं देने के मकसद से लाया गया है। इसके तहत ग्राहक eKYC और वीडियो KYC के माध्यम से अपना खाता खोल सकेंगे। साथ ही ग्राहकों को 24/7 पैसा जमा करने और निकालने की सुविधा प्राप्त होगी। इसके अलावा ग्राहकों को फिक्स्ड डिपॉजिट, क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड के साथ फास्टैग की भी सुविधा दी जाएगी। इसमें खुदरा कारोबारी और MSME को छोटे लोन की सुविधा प्राप्त होगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान और स्थानीय बैंकों से इतर डिजिटल बैंकिंग अनुभव वाले वाणिज्यिक बैंकों को DBU खोलने की अनुमति प्राप्त है। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक के दौरान विपणन सीजन 2023-24 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों की MSP वृद्धि को मंजूरी दी गई। इसमें कुल 6 रबी फसलों की MSP में इजाफा किया गया है। इनमें शामिल हैं गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड और सरसों एवं कुसुम। फसलों की MSP में 2.01% से लेकर 9.09% तक वृद्धि हुई है। सबसे अधिक मसूर की MSP में 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके बाद रेपसीड और सरसों में 400, कुसुम में 209 और चना में 105 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। इसके अलावा जौ में 100 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं में 110 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। जहां गेहूं का MSP पहले 2015 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं 110 रुपए की बढ़त के साथ यह 2125 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है।
गौरतलब है कि कृषि मंत्रालय द्वारा जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2021-22 के दौरान गेहूं का उत्पादन 106.84 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो साल 2020-21 के अनुमानित लक्ष्य 110 मिलियन टन और वास्तविक उत्पादन 109.59 मिलियन टन से कम है। बता दें कि साल 2021-22 के दौरान जहां गेहूं के उत्पादन में गिरावट आई है, वहीं केंद्र सरकार द्वारा गेहूं की खरीद में भी तेज गिरावट आई है। दरअसल एमएसपी वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस मूल्य पर सरकार किसानों से खाद्यान्न खरीदती है। एमएसपी का मूल्य खाद्यान्न के उत्पादन लागत से 1.5 गुना या उससे अधिक निर्धारित किया जाता है। एमएसपी में 1.5 गुना वृद्धि का प्रावधान साल 2018-19 के बजट में किया गया था। आपको बता दें कि एमएसपी की घोषणा फसल की बुआई से पहले की जाती है। सरकार खरीफ और रबी सीजन में कुल 23 फसलों पर एमएसपी की घोषणा करती है। हाल ही में बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया। इसके मुताबिक साल 2023 में बाजार में एक बड़ी रैली यानी उछाल आने की संभावना है। इसका संकेत अमेरिकी मौद्रिक नीति में हुए बदलाव से निवेशकों की बढ़ती उम्मीदों से मिलता है। इसी के साथ सर्वेक्षण में कहा गया है कि अभी बाजार कैपिटुलेशन यानी समर्पण की स्थिति में है। बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि शेयर बाजार में नकदी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यह अप्रैल 2001 के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा 6.3% है। इस तरह मौद्रिक और क्रेडिट चिंताओं के कारण बाजार स्थिरता जोखिम सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैपिटुलेशन या समर्पण का मतलब वित्तीय बाजार में एक ऐसी घटना से है जिसमें निवेशक बड़े नुकसान के डर से स्टॉक की कीमत में गिरावट के दौरान खरीदे गए अपने शेयरों को बेच देते हैं। यह बिक्री डर या घबराहट, नकारात्मक खबरों के प्रसार, नकारात्मक वैश्विक स्थिति या आपदा आदि की वजह से हो सकती है। इस तरह जब कोई स्टॉक या इंडेक्स भारी मात्रा में गिरने लगता है तो घबराहट में हुई बिकवाली को कैपिटुलेशन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे कोविड-19 महामारी के दौरान खूब देखा गया। गौरतलब है कि इस दौरान भारत में केवल 13 कारोबारी सत्रों में निफ्टी और सेंसेक्स में भारी मात्रा में गिरावट देखी गई थी। स्टॉक बाजार में कैपिटुलेशन को एक कमजोरी के रूप में देखा जाता है। हालांकि बाजार की सभी कमजोरी या घबराहट बिक्री या कैपिटुलेशन की ओर नहीं ले जाती है। यह समग्र बाजार भावना और गिरावट के कारण बनने वाले ट्रिगर से अवगत कराने का भी काम करती है। कैपिटुलेशन कम होने के बाद शेयर बाजार में खरीदारी की संभावना बनती है और कैपिटुलेशन के खत्म होने के बाद बाजार में तेजी देखने को मिलती है। भारत में चीतों की पुनर्बहाली के बाद श्रीलंका सरकार ने गौर प्रजाति की पुनर्बहाली की कवायद शुरू की है। इस संबंध में बीते अगस्त में श्रीलंका सरकार ने भारत को प्रस्ताव भेजा था। इसमें भारत से 6 गौर या भारतीय बाइसन के निर्यात की मांग की गई थी। यह सुझाव श्रीलंकाई संरक्षणवादी रोहन पैथियागौड़ा ने दिया था। इस प्रस्ताव को विदेश मंत्रालय ने पर्यावरण मंत्रालय के पास भेज दिया है, जिस पर पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति यानी बाकी है। एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के मुताबिक इस प्रस्ताव पर इस बात का अध्ययन किया जा रहा है कि श्रीलंका की परिस्थितियां इस प्रजाति के रहने के अनुकूल है या नहीं, साथ ही ये कि ये प्रजाति लंबे समय तक वहां रहने के अनुकूल है या नहीं। हालांकि इस बात का मूल्यांकन करने में कुछ महीने का वक्त लग सकता है। जानकारों का कहना है कि यदि भारत इस पर अपनी सहमति दे देता है तो यह भारत और श्रीलंका के बीच वन्यजीव कूटनीति की वैश्विक प्रवृत्ति का पहला समझौता होगा। गौरतलब है कि ऐसा ही एक प्रपोजल कंबोडिया ने भी टाइगर के ट्रांसलोकेशन के संदर्भ में भारत को भेजा है। दरअसल गौर या बाइसन दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला एक बड़ा काले रोम वाला गौजातीय पशु है। वर्तमान में इसकी सबसे बड़ी आबादी भारत में पाई जाती है। गौर जंगली मवेशियों में सबसे बड़ा होता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसे अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे गौरी गाय, बोदा, गबली आदि। श्रीलंका में इसे सिंहली भाषा में गवारा कहा जाता है। 17वीं सदी तक श्रीलंका में गौर भारी संख्या में मौजूद थे, लेकिन पशु रोग के कारण बाद में विलुप्त हो गए। गौर भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में सूचीबद्ध है। दुनिया में गौर की संख्या 13,000 से 30,000 के बीच है। इनमें से लगभग 85% आबादी भारत में मौजूद है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक अनूठा मॉडल लागू किया जा रहा है। इसमें हिम तेंदुओं के आवासों के संरक्षण का काम किया जाएगा, ताकि पर्यटकों को उन्हें देखने का अवसर मिल सके। यह अनूठी बात इसलिए है क्योंकि इसमें हिम तेंदुआ पर्यटन को आवास संरक्षण से जोड़ा गया है।
इसके तहत न केवल तेंदुओं की रक्षा होगी बल्कि स्थानीय लोगों को वैकल्पिक आजीविका के अवसर भी प्राप्त होंगे। इसे यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। दरअसल इसमें सुरक्षित हिमालय परियोजना के तहत लद्दाख में स्थानीय समुदायों को शामिल किया गया है। इसका मकसद समुदाय आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही दुर्लभ खेतों में पारंपरिक प्राकृतिक खेती को भी प्रेरित करना है। इससे मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं पर रोक लगने की उम्मीद है। गौरतलब है कि लद्दाख में स्थानीय समुदाय सदियों से सह अस्तित्व के साथ हिम तेंदुओं के संग रह रहे हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन और बढ़ती मानव आबादी के कारण हिम तेंदुओं के आवास में कमी आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समुदाय आधारित पर्यटन एक प्रकार का स्थानीय पर्यटन है। इसमें स्थानीय लोग यात्रियों को स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का एक प्रामाणिक अनुभव प्रदान करने के इरादे से अपने समुदायों में आने या ठहरने के लिए आमंत्रित करते हैं। ये समुदाय अक्सर ग्रामीण, आर्थिक रूप से संघर्षरत या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंतर्गत आर्थिक लाभ सीधे स्थानीय परिवारों को प्राप्त होता है। गौरतलब है कि सुरक्षित हिमालय परियोजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा साल 2017 में की गई थी। इसे भी यूएनडीपी के सहयोग से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम राज्य में लागू किया गया था। इसकी समय सीमा 6 साल की रखी गई थी। इसमें उत्तराखंड के गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से लेकर अस्कोट अभ्यारण्य तक का क्षेत्र शामिल है। इसका मकसद उच्च हिमालयी क्षेत्र में जैव विविधता और हिम तेंदुओं का संरक्षण करना है। बता दें कि हिम तेंदुओं का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा एनकिया है। यह IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय श्रेणी में सूचीबद्ध है। इसके अलावा यह भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। इसे खाद्य श्रृंखला में शीर्ष शिकारी के रूप में जाना जाता है। यही वजह है कि इसे पहाड़ के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के एक संकेतक के रूप में देखा जाता है। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि इसरो एक NGLV यानी नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल विकसित कर रहा है। उनके मुताबिक NGLV विकसित होने के बाद यह PSLV की जगह लेगा। ये बात उन्होंने तिरुवनंतपुरम में आयोजित एक इंजीनियर्स कॉन्क्लेव में बोलते हुए कही। दरअसल PSLV 90 के दशक का प्रक्षेपण यान है जो आने वाले समय में रिटायर होने वाला है। इसी को ध्यान में रखकर इसरो द्वारा NGLV को विकसित किया जा रहा है। हालांकि उनका कहना है कि जब तक PSLV की व्यावसायिक मांग रहेगी तब तक इसका संचालन किया जाता रहेगा। इसरो अध्यक्ष के मुताबिक NGLV 3 चरणों वाला पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान होगा। इसमें GTO यानी भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा के लिए करीब 10 टन की पेलोड क्षमता होगी। वहीं LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट के लिए यह क्षमता GTO से दोगुनी होगी। इसमें बूस्टर चरणों के लिए सेमी क्रायोजेनिक प्रणोदन की सुविधा होगी और ईंधन के रूप में तरल ऑक्सीजन के साथ रिफाइंड यानी परिष्कृत मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाएगा। इस तरह यह 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान होगा जिसमें तरल ईंधन का उपयोग किया जाएगा। वहीं अगर PSLV यानी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। इसकी पहली सफल लॉन्चिंग अक्टूबर 1994 में की गई थी। यह 4 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। इसमें 1 से अधिक उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की क्षमता है। इसके साथ ही इसमें बहुकक्षीय क्षमता भी है। यह भारत का ऐसा पहला प्रक्षेपण यान है जिसमें तरल ईंधन का इस्तेमाल किया गया था। अपनी खूबी और काम की वजह से इसे इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है। PSLV के अलावा इसरो का अन्य प्रक्षेपण यान GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। यह स्ट्रैप ऑन मोटर्स के साथ 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। GSLV एक ऐसा रॉकेट है जो 250 किलोग्राम वजन वाले उपग्रह को भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित कर सकता है। इसके अलावा इसरो के SSLV जैसे अन्य प्रक्षेपण यान भी हैं। बीते दिनों ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा PMBJP यानी प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम लॉन्च की गई। साथ ही उर्वरकों पर एक ई-पत्रिका इंडियन एज और 600 प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। PMBJP का मकसद विभिन्न उर्वरक कंपनियों को एक ब्रांड के दायरे में लाना है। दरअसल पहले अलग अलग ब्रांड होने के चलते ये कंपनियां अपने उर्वरकों की बिक्री के लिए हाई कमीशन देते थे। नतीजतन उपभोक्ताओं को उच्च मूल्य चुकाना पड़ता था। अब इस योजना के बाद एक ब्रांड होने के चलते उर्वरक कंपनियों के बीच प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी। इससे देश भर में कम दामों पर उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना आसान होगा।
इस योजना के तहत सभी उर्वरक कंपनियों, राज्य व्यापार संस्थाओं और उर्वरक विपणन संस्थाओं को पीएम-बीजेपी के तहत उर्वरकों के नाम और लोगो के लिए एक ही ब्रांड भारत का उपयोग करना होगा। ब्रांड का नाम भारत और पीएम-बीजेपी लोगो उर्वरक पैकेट के सामने के 2/3 हिस्से को कवर करेगा, जबकि इसको बनाने वाली कंपनियां शेष 1/3 हिस्से पर अपना नाम, लोगो और अन्य जानकारी देने के लिए स्वतंत्र होगी। प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्र की बात करें तो ये ऐसे केंद्र होंगे जहां किसान न केवल उर्वरक और बीज खरीद सकते हैं बल्कि मिट्टी परीक्षण भी करा सकते हैं। साथ ही कृषि तकनीकों के बारे में उपयोगी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि उपकरण जैसे कृषि इनपुट की आपूर्ति करने का काम भी ये केंद्र करेंगे। इसके तहत देश भर के लगभग 3.25 लाख उर्वरक खुदरा दुकानों को प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्र में परिवर्तित किया जाएगा। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 15वीं रिपोर्ट प्रकाशित की गई। आंकड़ों के मुताबिक भारत 6 पायदान नीचे खिसक कर अब 121 देशों में 107वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि साल 2021 में भारत 116वें देशों में 101वें पायदान पर था। रिपोर्ट की माने तो अफगानिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में भारत की स्थिति सबसे खराब है। अफगानिस्तान को इस सूची में 109वां स्थान मिला है। इस साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स में शामिल 5 से कम स्कोर वाले 17 देशों को अलग से कोई रैंक प्रदान नहीं किया गया है, बल्कि सामूहिक रूप से 1 से 17 रैंकिंग दी गई है। इसकी वजह है कि इन देशों के स्कोर में मामूली अंतर है। शीर्ष रैंकिंग में क्रोएशिया, एस्टोनिया और मॉन्टेनेग्रो सहित यूरोपीय देशों का दबदबा रहा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन शीर्ष देशों की सूची में शामिल है, जबकि यमन को इस रिपोर्ट में सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं पाकिस्तान 99वें, श्रीलंका 64वें, बांग्लादेश 84वें, नेपाल 81वें और म्यांमार 71वें स्थान पर है। बता दें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है। यह सूचकांक वैश्विक स्तर पर देशों में भूख की स्थिति को मापने एवं ट्रैक करने का एक प्रमुख साधन है। सूचकांक की गणना 4 संकेतकों के आधार पर की जाती है। ये 4 संकेतक हैं: अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर। इन संकेतकों के आधार पर देशों को 1 से 100 के बीच अंक दिए जाते हैं। प्राप्त अंकों के आधार पर देशों की रैंकिंग की जाती है। रिपोर्ट में भारत को 29.1 स्कोर के साथ भूख की गंभीर स्थिति में रखा गया है। हाल ही में ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 जारी किया गया है। इसे यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ओपीएचआई यानी ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल ने संयुक्त रूप से जारी किया है। सूचकांक के मुताबिक भारत में पिछले 15 सालों में गरीबों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। भारत में 2005 से 6 और 2019 से 21 के बीच करीब 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में भारत में गरीबी 55% से गिरकर करीब 16% के स्तर पर आ गई है। गरीबी में आई इस कमी को संयुक्त राष्ट्र ने एक ऐतिहासिक बदलाव बताया है। हालांकि इस महत्वपूर्ण कटौती के बावजूद भी भारत में गरीबी का यह आंकड़ा अभी भी काफी ज्यादा है। साल 2020 में करीब 228.9 मिलियन गरीब लोग भारत में रहते थे, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। गौरतलब है कि इस सूचकांक में 111 देशों को शामिल किया गया है। इसमें उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया में 1.2 बिलियन लोग तीव्र गरीबी में रहते हैं। इनमें से करीब आधे यानी 593 मिलियन 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। भारत में 2019-21 के बीच 97 मिलियन गरीब बच्चे थे, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। इसके मुताबिक उप सहारा अफ्रीका ज्यादा गरीबों वाला क्षेत्र है, जिसमें करीब 579 मिलियन गरीब लोग हैं। इसके बाद दक्षिण एशिया का नंबर आता है, जहां करीब 385 मिलियन लोग गरीब हैं। वहीं दक्षिण एशिया में भारत एकमात्र देश है जहां महिला मुखिया वाले परिवार पुरुष प्रधान परिवारों की तुलना में ज्यादा गरीब हैं। इसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि कोविड-19 महामारी ने गरीबी कम करने की वैश्विक प्रगति को करीब 3 से 10 साल पीछे कर दिया है। आपको बता दें कि जीएमपीआई यानी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है जो 100 से ज्यादा विकासशील देशों में बहुआयामी गरीबी को मापता है। इसे पहली बार साल 2010 में ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया था। बहुआयामी गरीबी सूचकांक इस विचार पर आधारित है कि गरीबी एक आयामी नहीं बल्कि यह बहुआयामी है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से संबंधित 10 संकेतकों में वंचन की निगरानी करता है। इसमें गरीबी की घटना और उसकी तीव्रता दोनों को शामिल किया जाता है। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर।
इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसके अध्यक्ष पद के लिए प्रथम निर्वाचन वर्ष 1939 में हुआ था। कथन 2, हरिपुरा में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1939 में आयोजित किया गया था। कथन 3, इसके अध्यक्ष पद के लिए स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन वर्ष 1950 में हुआ था। और कथन 4, पुरुषोत्तम दास टंडन स्वतंत्र भारत में कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन है ए केवल 1 एवं 3, बी केवल 2, 3 एवं 4, सी केवल 1, 3 एवं 4 या फिर डी उपर्युक्त सभी। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, डिजिटल बैंकिंग यूनिट सरकार के डोर टू पुअर कॉन्सेप्ट पर आधारित है। 2, डिजिटल बैंकिंग यूनिट का उद्देश्य देश के गरीबों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। और 3, डिजिटल बैंकिंग अनुभव वाली सभी बैंकों को डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोलने की अनुमति प्राप्त है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 एवं 2 या फिर डी केवल 2 एवं 3। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ताजमहल को वर्ष 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। 2, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। और 3, हम्पी विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन गलत है या गलत है। ए केवल 1, बी केवल 3, सी केवल 1 एवं 3 या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहे वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसके अनुसार भारत में गरीबी 55% से गिरकर 16% के स्तर पर आ गई है। कथन 2, इस सूचकांक में 111 देशों को शामिल किया गया है। और कथन 3, इसे ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1 एवं 2, बी केवल 1 एवं 3, सी उपर्युक्त सभी या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 5वां और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर किसानों से खाद्यान्न खरीदने के लिए सभी बाध्य होते हैं। कथन 2, न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1.5 गुना वृद्धि का प्रावधान वर्ष 2018-19 के बजट में किया गया था। और कथन 3, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल की बुआई के 1 महीने बाद की जाती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 एवं 2 या फिर डी केवल 1 एवं 3। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiias.com पर। साथ ही दृष्टि IAS के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया है। ब्रिटेन में किसी प्रधानमंत्री का अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल है। वे मात्र 45 दिनों तक ही प्रधानमंत्री पद पर रहीं। उन्होंने 6 सितंबर 2022 को ये पद संभाला था। दरअसल प्रधानमंत्री पद के लिए अपने प्रचार के दौरान लिज ट्रस ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वादे किए थे, जिन्हें पूरा न कर पाने की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में भारतीय सेना ने वालोंग युद्ध की डायमंड जुबली यानी कि हीरक जयंती मनाई है। इस साल 1962 में चीनी आक्रमण का सामना करने में भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस युद्ध में संख्या बल में बेहद कम भारतीय जवानों के पास बंदूकों और गोलियों की भारी कमी थी। बिना किसी संसाधन के भारतीय जवानों ने अपने साहस का परिचय देते हुए आखिरी जवान और आखिरी गोली तक युद्ध जारी रखने की नीति अपनाई थी। बीते दिनों डॉक्टर दिलीप महालनोबिस का निधन हो गया। ये एक बाल चिकित्सक थे और इन्हें ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्हें बांग्लादेश युद्ध के दौरान लाइफ सेविंग सॉल्यूशन को विकसित करने और ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी को प्रचलित करने का श्रेय दिया जाता है। आपको बता दें कि ORS पानी, ग्लूकोज और नमक का एक संयोजन है जो निर्जलीकरण की समस्या से निपटने का एक सरल और किफायती तरीका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में PMJYMA यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मां अमृतम के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को साल 2019 में गुजरात की मुख्यमंत्री अमृतम और मुख्यमंत्री अमृतम वात्सल्य स्वास्थ्य योजनाओं के साथ एकीकृत किया गया था। इस एकीकरण के बाद बनी योजना को ही
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मां अमृतम कहा जाता है। हाल ही में राजधानी दिल्ली में पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग का आयोजन किया गया। इसे जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग द्वारा आयोजित किया गया। इसमें तुलिका मान और लिंथोई चनम्बाम जैसी खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में तुलिका मान ने भारत के लिए रजत पदक जीता था। वहीं लिंथोई चनम्बम ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था और ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। बीते दिनों गुजरात की राजधानी गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 की शुरुआत की गई। इस एक्सपो का आयोजन 22 अक्टूबर तक चलेगा। इस डिफेंस एक्सपो की थीम पाथ टू प्राइड रखी गई है। ये सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी है। गौरतलब है कि ये भारत में अब तक की सबसे बड़ी स्वदेशी हथियारों की प्रदर्शनी है। हाल ही में हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 मिला। ये भारत का एकमात्र शहर है जिसे ग्रीन सिटी का अवार्ड मिला है। इसके अलावा इसे लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी और इंक्लूसिव ग्रोथ की श्रेणी के लिए भी हैदराबाद को ही सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि बीते 14 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया के जेजू में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें इस अवार्ड की घोषणा की गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ओडिशा में चक्रवात को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे चक्रवात बनने की संभावना है। अगर ये चक्रवात बनता है तो इसका नाम सीतांग या सी स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका सुझाव थाईलैंड द्वारा दिया गया है। ये बंगाल की खाड़ी में आसानी चक्रवात के बाद इस साल दूसरा चक्रवात होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक अभियान मिशन लाइफ की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने गुजरात के केवड़िया से की है। मिशन लाइफ पर्यावरण संरक्षण का एक बड़ा अभियान है और इसके तहत दुनिया भर के देशों में इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसमें करीब 1 करोड़ लोगों के जुड़ने का अनुमान लगाया गया है। इसके तहत जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण सुरक्षा का लक्ष्य रखा गया है। मिशन लाइफ के वैश्विक लॉन्चिंग के मौके पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस मौजूद रहे। भारत सरकार नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति लाने की योजना बना रही है। इसके तहत प्रयागराज, चित्रकूट और ग्वालियर जैसे देश भर के 15 राज्यों के शहरों को पर्यटक क्षेत्र के रूप में प्रचारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम थीम आधारित पर्यटन सर्किट से हटकर गंतव्य आधारित पर्यटन को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित होगा। ये जनवरी से शुरू होने वाले स्वदेश दर्शन 2 के पहले चरण के तहत भी एक पहल है। इसमें प्रत्येक राज्य के 2 गंतव्यों की पहचान की गई है। इन 15 राज्यों में मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।